अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना ब्लॉक इंडिया यूएस बिड टू सेक्शन जिम लीडर एट यूएनएससी, हाउ पाकिस्तान विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। देखते हैं कि भाई कैसा बेनिफिट है। तो बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, इंक्लूडिंग रशिया, सब लोगों ने मिलकर कोशिश करी कि पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी को एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया जाए, मगर चाइना ने फिर से दूसरी बार एक पाकिस्तानी आतंकवादी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बचा लिया। इससे पहले आपको याद होगा जून महीने में भारत ने कोशिश करी थी कि अब्दुल रहमान माकी को डेजिग्नेट करवाया जाए एज ए यूएन टेररिस्ट। चाइना ने उस वक्त भी ब्लॉक कर दिया था और रिसेंटली एक दिन पहले ही इंडिया ने चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर चाइना पे प्रेशर बिल्ड किया और उसके अगले ही दिन हमने देखा है कि चाइना ने एक और पाकिस्तानी आतंकवादी को यूएन सैंक्शन से बचा लिया। ना यहाँ पे ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, तो इसका मेन पर्पस है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये सारे स्टेप्स किस तरीके से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से बाहर रखेंगे और जो मोस्ट रीसेंट आतंकवादी चाइना ने बचाया है अब्दुल राउफ अजहर के नाम से, इसकी कितनी ज्यादा एक पुरानी और कड़वी हिस्ट्री है विद इंडिया, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि गुस्तावो पेत्रो, ये नाम आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपने हो सकता है कि इस पे आर्टिकल देखिए, लिखा जा रहा है कि पहली बार है कि एक देश में, एक पर्टिकुलर देश में एक लेफ्टिस्ट आदमी बना हो प्रेसिडेंट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गुस्तावो पेत्रो रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कोलंबिया, ब्राजील, ग्रीस या फिर अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि अब्दुल राउफ अजहर ने किस तरीके से इंडिया की जो फाइट है अगेंस्ट टेररिज्म, इसको भारी नुकसान पहुंचाया था और अजीत डोभाल क्यों इस केस में पर्सनली इतने इंटरेस्टेड होंगे। देखिए, पहली बात तो अब्दुल राउफ अजहर यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है मसूद अजहर का। मसूद अजहर आपको पता होगा इसने 26/11 हमले करवाए थे। उसके अलावा भी भारत में जो वेरियस आतंकवादी हमले हो चुके हैं उसमें मसूद अजहर इन्वॉल्व रहा है। मगर अब्दुल राउफ अजहर का सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं है कि ये एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी के साथ मिलकर काम करता है, उसका भाई है। इंडियन पर्सपेक्टिव से जब भी हम ये नाम देखते हैं अब्दुल राउफ अजहर, हमको याद आता है 1999। ये वो साल है जब एयर इंडिया की फ्लाइट 814 हाईजैक हो गई थी। हुआ क्या कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, ये नेपाल से जा रही थी इंडिया में, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ आतंकवादी पैसेंजर्स बनकर फ्लाइट पे चढ़ गए और फ्लाइट को रास्ते में ही, हवा में ही हाईजैक कर लिया। पायलट के सर पे बंदूक रख दी और ये कहा कि ये फ्लाइट ना अब तुम लेके जाओगे सीधा अफगानिस्तान के शहर कांदाहार में, और उसके बाद जो फ्लाइट लैंड करनी थी इंडिया में उसको ले जाया गया कांदाहार में। वहां पे फ्लाइट लैंड हुई। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त अफगानिस्तान में यूएसए था नहीं, यूएसए अफगानिस्तान में 9/11 के बाद आया है। उस वक्त अफगानिस्तान में राज था तालिबान का और तालिबान के बहुत ही ज्यादा गहरे लिंक्स थे पाकिस्तान की ISI के साथ। तो इंडिया का हाईजैक प्लेन अफगानिस्तान की धरती पर खड़ा रहा, मगर इंडियन मिलिट्री कुछ यहाँ पे एक्शन ले नहीं पाई क्योंकि तालिबान ने इंडिया के मिलिट्री एक्शन को ब्लॉक कर दिया था। अब इस दौरान यहाँ पर पिक्चर में आते हैं अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे आतंकवादियों के साथ कि जो बहुत सारे यहाँ पर पैसेंजर्स हैं, करीब 180 से ऊपर पैसेंजर्स थे यहाँ पर, इनको किन शर्तों पे छोड़ा जाएगा, यहाँ पे आतंकवादियों को क्या चाहिए। और इस दौरान अब्दुल राउफ अजहर ने एक शर्त ये रखी कि इंडिया में जो 3 बड़े आतंकवादी कैद है इनको छोड़ा जाए, तभी ये जो हाईजैक फ्लाइट है यहाँ से लोगों को रिहा किया जाएगा। और इंडिया को मजबूरी में आके, सिंस अपने पैसेंजर्स को हमको बचाना था, हमें बहुत बड़े बड़े आतंकवादी रिहा करने पड़े। ये आतंकवादी थे मुश्ताक अहमद जरगार, अहमद उमार, सईद शेख और मसूद अजहर खुद। जी हाँ, 26/11 का मास्टरमाइंड 1999 में रिहा किया गया, नहीं तो इससे पहले ये इंडिया की जेल में था। अब यहाँ पर आप पूछोगे तो एटलीस्ट एयर इंडिया के जो यहाँ पर पैसेंजर थे वो बच गए।
देखिए एक कैजुअलिटी आई, एक पैसेंजर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मारा गया, मगर बाकी जो सारे पैसेंजर्स थे ये बच गए। और अजीत डोभाल साहब ने काफी बार ये कहा है कि कांधार हाईजैकर्स का कुछ और हाल होता, इंडियन आर्मी इनको बहुत ही बुरी तरीके से मारती अगर तालिबान और आईएसआई मिलकर यहाँ पे काम ना कर रहे होते। आईएसआई ने खूब सपोर्ट किया इन हाईजैकर्स को, तालिबान ने इतनी कोऑपरेशन करी नहीं इंडिया के साथ, और इसलिए इन दी एंड इंडिया को ये 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े। और लॉन्ग टर्म में आप अगर सोच कर देखो तो इंडिया को भारी नुकसान हुआ। इन आतंकवादियों ने फिर कई गुना ज्यादा लोग इंडिया में और मारे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अब्दुल रऊफ अजहर के केस में अजीत डोभाल साहब खुद भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि इस आतंकवादी की वजह से कई इनोसेंट लोग मारे गए इंडिया में। अब आप सोच कर देखो, एक ऐसा आतंकवादी जिसने इतना बड़ा एक काम किया, जिसके बारे में नोन है कि ये मसूद अजहर का भाई है, उसके साथ मिलकर काम करता है। चाइना यहाँ पर कहता है कि इसके बारे में ना, अब्दुल रऊफ अजहर के बारे में हमको 100% नॉलेज है नहीं, तो हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर नहीं कर सकते एज ए यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। जबकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बाकी 14 कंट्रीज हैं, सब ने इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स, सब ने यूनिलैटरली कहा कि यह आदमी आतंकवादी है, क्योंकि एविडेंस इतना बड़ा है आपके सामने। इट इज ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। अब्दुल रऊफ अजहर की इन्वॉल्वमेंट सबको पता है कैसे थी यहाँ पर। मगर चाइना और पाकिस्तान आज के समय ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा प्रिटेंड करे FATF की टीम के सामने कि मसूद अजहर, इसका भाई, इसके बाकी जो आतंकवादी ग्रुप के लोग हैं, ये सब एक्चुअली पाकिस्तान में है ही नहीं, ये मिसिंग है, ये शायद अफगानिस्तान में चले गए। अभी आपको पता होगा कि FATF की एक टीम है, ये विजिट करेगी पाकिस्तान को। अगर इस टीम को लगा कि पाकिस्तान में अब आतंकवाद इतना है नहीं, यहाँ पे इतने आतंकवादी नहीं है, तो ये FATF की टीम कह सकती है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। अब पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम ये है कि कई जो यहाँ पे बड़े आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ केस कर दिया, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करी, तो इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की ISI, इनकी आर्मी, ये सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि इनको मिसिंग घोषित कर दो, ताकि जब FATF की टीम आए, पाकिस्तान कहे कि हमने इनको भगा दिया, ये हमारे देश में ही नहीं है, ये अभी अफगानिस्तान या फिर कहीं और है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ओसामा बिन लादेन के केस में जिस तरीके से पाकिस्तान ने कई सालों तक यूएस ने झूठ बोला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, सेम गेम ये प्ले करेंगे FATF के साथ। अब देखना होगा कि FATF की टीम पाकिस्तान के इस झूठ को एक्सेप्ट कर लेती है या नहीं। और आप खुद सोच कर देखिए, अगर अब्दुल रऊफ अजहर को डिक्लेयर कर दिया जाता एक पाकिस्तान बेस्ड यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी, तो इससे FATF की टीम के सामने सीधा एक एविडेंस होता कि देखिए मोस्ट रिसेंटली, अभी बस रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को डेजिग्नेट किया है एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो कैसे आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल सकते हैं? तो चाइना देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट शेमलेसली पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकालने की। और कहीं ना कहीं आप यही कहोगे ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब चाइनीज स्टूडेंट्स पे अटैक होता है इन पाकिस्तान, जब चाइनीज नेशनल्स पे अटैक होता है, तब चाइना बात करता है टेररिज्म की, मगर यहाँ पे नॉन टेररिस्ट जिन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया इंडिया को, उनको चाइना हर तरफ से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आप पूछोगे इंडिया के सामने ऑप्शन क्या है? इंडिया ने डिसाइड कर लिया है कि FATF की टीम को हम यही बोलेंगे कि देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी हैं, मसूद अजहर है, इसका भाई है, तो इस बेसिस पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से अभी निकालना नहीं चाहिए। देखना होगा इवेंचुअली कि FATF की टीम यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि गुस्तावो पेट्रो आजकल न्यूज में है, ये रिसेंटली बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए कोलंबिया। यहां पर आप देख पाओगे गुस्तावो पेट्रो स्वर्न इन एज कोलंबियाज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। चाइना रशिया का क्लेम यह है कि ये एक बहुत ज्यादा US बैक्ड प्रेसिडेंट हैं और अब कोलंबिया और US के रिलेशंस इनके अंडर काफी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का अभी स्पेशल एक ऑफर चल रहा है जिसके अंडर आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, तो आप यहाँ पर UPSC सब्सक्रिप्शन के लिंक पर करोगे क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप 36 महीने का कोर्स परचेज करते हैं। अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 6 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे ऑफर है 36 महीने का, क्योंकि सीधा आपका जो 3 साल का आपकी वैलिडिटी है ये बन जाएगी 4 साल की अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आराम से आप मानते हैं कि 2024-25 के आसपास एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना UPSC का,
तो आप जो ये 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज ऑटोमेटिकली, यू विल गेट 12 मंथ्स फ्री। ये डिस्काउंट ऑफर 12 अगस्त तक है। 12 अगस्त मध्य रात्रि को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले ये कि आपको पता है कि चाइना और पाकिस्तान, मतलब जहाँ चाइना होगा वहाँ पाकिस्तान ज़रूर होगा, और जहाँ पाकिस्तान होगा वहाँ चाइना तो ज़रूर होगा, क्योंकि चाइना के अगर इसके साथ नहीं खड़ा होता तो चाइना को तो काफ़ी लॉस है। ये तो अब हर एक बंदे को पता चल गया यार, लॉस इसके अंदर इस वक्त भाई, क्योंकि ये प्रो US बन रहे हैं तो वो इसलिए अपना कुछ बचाना चाहते हैं। अगर कुछ यहाँ पर वो स्टेप लेते हैं गलत तो वो इधर और धकेल दिए जाएंगे। सबको पता है कि ये इस वक्त US है, क्योंकि हमने सरप्रशांत के मुंह से ये खुद लफ्ज सुना है कि इस वक्त जो US है ना वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बात सुनो ना, दहशतगर्दी जो है ना पाकिस्तान में ये बहुत है। ये नहीं पता कि कौन इसमें मुलव्वस है, कौन से गैंग है, कौन बड़ा गैंगस्टर है, कौन छोटा गैंगस्टर है। लेकिन जब भी देखा जाए ना तो इंडिया ओपनली क्लेम कर देता है कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। यार सपोर्ट करता है, हमारे से बहुत मिस्टेक हुई है उसामा बिन लादेन के केस में ना, उससे पीछे पाकिस्तान टेररिस्ट में बहुत पीछे आता रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमें नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है। ऐसे ही है ना भाई, इतनी जानें मासूमें गई हैं और इतना अंदाजा नहीं है कि हमारे फौजी कितने शहीद हो गए। लेकिन आपको याद है कि इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी थी, मुझे नाम नहीं याद कन्फर्म, के बलूचिस्तान में हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वो काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई थी और अभी भी वो स्टेटमेंट शायद हो नाम कन्फर्म नहीं, लेकिन तब से तबसरे भी बहुत हुए थे कि अगर हम दूध से भी धुल जाए ना तो ये स्टेटमेंट हम कभी नहीं ख़त्म कर सकते जो इंडिया ने दी थी कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है ना इसके पीछे हमारे याद है और हम ही सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो दहशतगर्दी से हम भी लड़ रहे हैं। चाइनीज, हाँ एक अजीब सी बात है कि चाइनीज पर जब अटैक होता है इधर तो वो बस कुछ और रंग दे देते हैं, दहशतगर्दी का रंग नहीं देते। लेकिन अब रीज़न ये है कि FTF ग्रे लिस्ट ये एक बहुत बड़ा मामला है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा। क्योंकि देखा जाए जब ये थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ था ना कि हम निकल गए या ऐसे कुछ चांस बने थे, इधर तो काफ़ी खुशियां मनाने लगे थे। तो देखो कि अब अगर निकल जाते हैं तो ये कितनी खुशियां मनाते हैं। अभी तो कुछ चांस है, अभी वो टीम आएगी देखेगी, अगर उनको लगा कि ठीक है तो वो निकाल देंगे, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में, नहीं ग्रीन लिस्ट के वाइट लिस्ट। भाई FTF लिस्ट में ही रखेंगे भाई, अगर निकलता है तो फिर वो खत्म हो जाएगी भाई। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि असल में एक धब्बा बहुत बड़ा लगा हुआ है और ये एक पीढ़ी से पीढ़ी जिसको बोलते हैं ना वो चल रहा है, खत्म नहीं होगा। वो आगे जो है ना वो नस्लों में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारी जो है ना उससे तकरीबन वो अब जान नहीं छूट रही। आपके सामने ही है, अब दोबारा जो है ना जिस तरह तालिबान सुन रहे हैं कि फिर पाकिस्तान में आए हैं, लोग तो यही कह रहे हैं या ज़्यादा उधर के कह रहे हैं कि वो छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं। लेकिन बाज दफा आप इमेजिन कर लें कि छुट्टियां मनाने आए हैं, इधर कौन सी उन्होंने पिकनिक करनी है, इधर आकर बंदे करेंगे, मारेंगे लोग। लेकिन देखा जाए तो भाई ये बहुत बड़ा एक झटका आने वाला है पाकिस्तान के ऊपर अगेन, क्योंकि पहले कल तो इतनी मीडिया पर चर्चा नहीं, आज तो बहुत चर्चा हुई है इस पर और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होना है इस चर्चे में, क्योंकि वो थोड़ा नुकसान पहुंचाने लगे हैं। क्योंकि वहाँ पे 1-2 वाक़े हुए हैं और उसको उनके साथ जोड़ा जा रहा है कि ये इनकी वजह से ही हुआ है। तो इससे रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेहतर है कि वो अब जिस तरह हम पहले इस चीज़ में था जो है ना वो शामिल कह लें, या हमारे ऊपर ये मसला आया हुआ था दहशतगर्दी का, अगर ये दोबारा फिर आ गया तो मसला जो है ना वो खराब ही होना है। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो बचत हो गई थी लेकिन आप नहीं लगता कि होगी, क्योंकि आप कोई पता नहीं किधर से क्या हो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं रहा, हर चीज़ जो है ना वो एक अजीब सिनेरियो की तरफ चल पड़ी है। मतलब जो एक चैलेंजिंग जिस तरह पहले थे उनसे निपट रहे थे शाना बिशाना हो के, वो चीज़ अब नज़र नहीं आ रही।
हर चीज अपनी तरफ अपनी जो है ना वो जिस तरह कह लें कि अपने आप को बचाने में लगी हुई है। तो बाकी सबको बड़ी चाइना की बात करें तो चाइना की भी कोई समझ नहीं आती, कभी आगे आ जाता है फ्रंट फुट पे, कभी जो है ना वो पीछे चला जाता है। लेकिन कभी कहता है कि बस ये पाकिस्तान अमेरिका का प्रो हो गया इसलिए अब हम इससे पीछे हटेंगे, लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं तो फिर वो साथ हो जाता है आपके सामने जिस तरह आप देख रहे हैं। तो बाकी ज़्यादा उनकी यही कोशिश है कि इनको जो है ना वो हम किसी तरीके ग्रे लिस्ट से निकालें। तो वो जब टीम आएगी उस वक्त पता नहीं क्या होगा, देखो ना उन्होंने हर तरह से जायजा लेना है। तो बिल्कुल भाई, बाद में पता चलेगा कि क्या मसला है, क्या वो के करते हैं या नहीं करते है। बस एक जिस तरह का है कि एक नेज़े के ऊपर जो है ना अड़ा हुआ है। बिल्कुल। और एक और बात है कि भाई ये जो हाईजैक वाली बात है ना, ये जो जहाज वाली आज सर परेशान ने बताई, तो ये तो हम भाई अक्सर मूवीज देखते थे ना, इंडियन मूवीज, तो उनमें ये ऐसे सीन नजर आते थे। लेकिन ये जो सीन हुआ था ये भाई अजीब सही हुआ था कि इतने बड़े दहशतगर्द उन्होंने 3 छुड़ा लिए। लेकिन ये है कि फिर भी अगर जब हम देखते हैं ना कि भाई इंडियंस उस वक्त भी अपने लोगों की बहुत परवाह करते हैं, तो इस वक्त भी उन्होंने अपने लोगों की परवाह करते हुए ये सब किया था। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इनके, हर तरफ हाथ फैले होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल वही ना, ये कि भाई ऐसे ही 26/11 ऐसे ही हुआ था कि असल में ये पूरे एक प्लानिंग के साथ चलते हैं ना। आपको एक पूरा तैयारा हाईजैक करना, आपने तो वो देखा ही होगा एक दफा वो ये इंडियन मूवी इसके ऊपर वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन मूवी है। हाँ, तो जिस तरह वो तैयारा हाईजैक उन्होंने किया था, तो इसी तरह जो है ना वो बोलते हैं कि हमारे कैदी को छोड़ो, वो कैदी को छोड़ते हैं कि भाई उसके बाद बस भाई ये भी उसी तरह का ही था कि इनके जो है ना। और उस वक्त इंडिया से उन्होंने बड़े बड़े जो है ना वो जिस तरह मुश्ताक अहमद जरगर थे और अहमद उमर सईद शेख थे और मसूद अजहर साहब थे। बिल्कुल, ये तीनों जो है ना वो बहुत बड़े नाम थे उस वक्त जो इंडिया ने पकड़े हुए थे। लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा अगर इस चीज के बारे में नॉलेज हो, अगर कोई बता सकता हो, तो वो पता चले कि इन्होंने ये तीनों को पकड़ा कैसे था। बिल्कुल भाई, ये बात जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जो है ना वो थोड़ी नहीं समझ आई, क्योंकि तीनों एकदम इन्होंने पकड़ लिए थे या मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको जो है ना वो पकड़ा था। क्या इधर इंडिया से पकड़ा था या उधर जम्मू से इन्होंने पकड़े थे। तो ये जो है ना अगर किसी भाई को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो तो जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए।